आप सभी का एक्सेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी फिजिक्स की क्लासें आपको निरंतर मिल रही थी, तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकाश के रंग में किस रंग की वस्तु कैसी दिखेगी। जैसे हमने कहा था कि अगर नीली कोई वस्तु है तो अगर उसे पीले प्रकाश में देखा जाए तो कैसी दिखेगी, काली दिखेगी। नीली वस्तु जो है वह या तो सफ़ेद प्रकाश में नीली दिखेगी या फिर नीले रंग के ही प्रकाश में नीली वस्तु नीली दिखेगी। तो हमने रंग पढ़ लिए थे, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग पढ़ लिए थे, हमने पूरक रंग पढ़ लिए थे। आज हमारा टॉपिक है अगला समतल दर्पण। कांच की समान मोटाई की चिकनी पट्टी, मतलब क्या हो कि कांच की बराबर मोटाई होनी चाहिए। हर जगह क्या हो कि कांच की जो मोटाई हो वो क्या हो, बराबर हो। पट्टी के एक तरफ किसी चमकीली धातु जैसे पारा या चांदी का लेप करके उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट, ये याद रखिए, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। मतलब क्या है कि पहले कांच की पट्टी हो, उसके एक तरफ पारे के ऊपर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का लेप करके बनाया जाता है। ठीक है, तो जो दर्पण होता है उसके पृष्ठ पर यानी उसके जो पीछे होता है वो काहे का लेप लगाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाया जाता है। ये लेप इसलिए लगाया जाता है कि जब उस पर कोई किरणें पड़े तो किरणें जो हो उस जो ग्लास हो यानी कांच हो उसको पार ना कर पाए, यानी किरणें पड़ करके परावर्तित ही हो जाए, उसको क्रॉस ना कर पाए। जो प्रकाश को पार करने से रोकता है, यानी जो सिल्वर यानी जो पारे का जो लेप है, पारे के ऊपर जो सिल्वर नाइट्रेट का जो लेप है वो क्या करेगा कि किरणों को पार करने से रोकता है। दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण। जैसे यदि कोई प्रकाश को एकत्र करे, कलेक्ट करें तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी। कलेक्ट करे तो अभिसारी, और अगर फैला दे तो उसको क्या कहते हैं, अपसारी। तो अवतल दर्पण क्या है कि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है और उत्तल दर्पण जो है अपसारी यानी प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण होता है। और ये जो क्या होता है कि प्रकाश को कलेक्ट करने वाला दर्पण होता है। अगला है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग अलग होते हैं और उत्तल दर्पण के उपयोग अलग होते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग हैं दाढ़ी बनाने में, यानी दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो वो दर्पण करता क्या है कि हमारे चेहरे को थोड़ा सा बड़ा आकार में दिखाता है। तो अवतल दर्पण यानी दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट या सर्च लाइट बनाने में, जो मोटरसाइकिल होती है या कोई वाहन होते हैं उनकी जो मेन लाइट होती है आगे का रास्ता देखने के लिए, तो उनके जो लाइटें आगे लगी होती हैं तो उसमें जो है अवतल दर्पण लगा होता है, जिससे प्रकाश जो हो वो फैले ना, दूर तक जाए, यानी फोकस में दूर तक जाए, ना कि इधर पड़ोस में ही चारों तरफ क्या हो जाए, ना फैले, दूर तक जाए। यानी जो सर्च लाइट होती है, हेडलाइट जो होती है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये अभिसारी दर्पण होते हैं, ये प्रकाश को फैलने से रोकते हैं। तो गाड़ियों की हेडलाइट और सर्च लाइट में, सोलर कुकर में। अगला है परावर्तक दूरबीन में आंख, कान, गला, दांत, नाक के डॉक्टर की सहायता करने में इन अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग, दो उपयोग हैं। एक तो वाहनों में चालक सीट के बगल, और ये बहुत मोस्ट है, दो चीजें मोस्ट हैं। एक तो दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, और गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में कौन सा, अवतल दर्पण का। और एक तो ये मोस्ट है कि वाहनों में चालक की सीट, यानी कोई वाहन होता है, मोटरसाइकिल होता है या फिर कार है, ट्रक है, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो ऐसे लाइट लगी होती है पीछे का देखने के लिए, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें जो है वाहनों में चालक सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे
पीछे की जो एरिया है वो दूर तक यानी पूरा एरिया दिखे, एक बड़ा एरिया दिख पाए। गाड़ियों व सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप में। अब देखिए सड़कों पर क्या लगे होते हैं, सड़कों पर जो लाइटें लगी होती हैं, तो जो सड़कों पर लाइटें लगी होती हैं तो उनका काम होता है कि प्रकाश को फैलाएं। ये नहीं है कि जितनी लाइट है उतना ही प्रकाश रहे, जितनी लाइट है आकार उतना है आकार में रहे। क्या काम होता है कि लाइट को क्या करें, फैला दें। तो गाड़ियों व सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप में क्योंकि ये प्रकाश को क्या करती हैं, अपसारित करती हैं। अगला पॉइंट है लेंस। लेंस क्या होता है, एक या अधिक गोलीय पृष्ठ संयुक्त किसी पारदर्शी माध्यम को, जैसे एक ये मान लीजिए कि ये एक गोलीय पृष्ठ है और एक जो है इस गोलीय पृष्ठ को क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। और अगर दो गोलीय पृष्ठ इस तरीके से ज्वाइंट किए जाएं तो ये जो यहाँ पर दो हो गए, तो जब एक पर दो हो जाएंगे इस तरीके से तो ये एरिया मोटा हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई दर्पण है, ऐसा कोई लेंस अगर इस तरीके से काट दिया जाए, अब जो है ये लेंस बन गया एक ऐसा लेंस, जो क्या होता है कि बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला। तो ऐसे लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। और अगर दो इस तरीके से दो लेंस इस तरीके से जोड़ करके बनाए जाए ये एरिया, तो इसमें क्या होता है, अब ये वाला एरिया हो जाए इस तरीके से, ऐसे काट दिया जाए। तो यहां पर क्या था कि बीच में क्या था, बीच में मोटा था, परंतु यहां बीच में क्या होगा, यहां बीच में पतला होगा और किनारे किनारे क्या होगा, किनारे किनारे मोटा होगा। तो इसको कहते हैं अवतल लेंस। ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल। तो एक या अधिक गोलीय पृष्ठ युक्त किसी, एक या अधिक गोलीय पृष्ठ युक्त किसी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यानी लेंस क्या हो कि दर्पण में क्या होता है कि दर्पण में लगा होता है, पीछे लेप लगा होता है सोडियम नाइट्रेट मतलब सिल्वर नाइट्रेट का, परंतु इसमें कोई लेप नहीं लगा होता है, ये पारदर्शी होता है। लेंस कहते हैं, यह दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है और अवतल दर्पण अभिसारी होता है। अवतल दर्पण अभिसारी, ठीक है। उत्तल लेंस अभिसारी होता है, उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करना मतलब अभिसारी होना, और अवतल दर्पण कलेक्ट करता है। ठीक है, अवतल लेंस अपसारी होता है, प्रकाश को फैलाता है कौन, अवतल लेंस, और उत्तल दर्पण। तो ये चीज आप समझ लीजिए, उत्तल दर्पण। ठीक है, इस एक ही पास लिख दिया। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, अभिसारी, और अवतल लेंस कैसा होता है, अपसारी। अवतल दर्पण कैसा होता है, अभिसारी, और उत्तल दर्पण कैसा होता है, अपसारी। ये दोनों चीजें मोस्ट हैं, ये वाली चीजें मोस्ट हैं, ये डिफिनीशन नहीं मोस्ट होती हैं, परंतु ये जो चीजें होती हैं, ये पॉइंट क्या है, मोस्ट होते हैं। अगला, लेंस की जो क्षमता होती है कि किसी लेंस की क्षमता, उसका जो मात्रक होता है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। जैसे ओजोन परत की मोटाई हम डाप्सन में नापते हैं, वैसे ही लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक ही होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अब एक चीज देख लीजिए, समतल दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण में, इस दूसरी स्लाइड में, समतल दर्पण के मुख्य बिंदु, समतल दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु हैं। समतल दर्पण के पहला मुख्य बिंदु है समतल दर्पण में कि जैसे इस तरीके से अगर कोई आगे मिरर लगा हुआ है, समतल दर्पण है इस तरीके से लगा हुआ है सामने, तो हम उसमें जैसे ही उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो अगर हम 2 किलोमीटर या मान लीजिए कि हम 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं, तो हमको उसके अंदर हमारा प्रतिबिंब भी हमें 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होता है।
क्योंकि वो आता 2 ही मीटर पर सेकंड से है, परंतु हमको ये प्रतीत होता है कि वह कितने मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अगर हम 8 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं दर्पण की ओर, तो लगता है कि हमारा प्रतिबिंब उधर हमारी गति से दूना गति से हमारी तरफ वो आ रहा है, परंतु आता किस वेग से, जिस वेग से हम जाते हैं उसी वेग से आता है, परंतु वो हमको दूना वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। यदि किसी समतल दर्पण के सामने हम अपनी ऊंचाई को देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी ऊंचाई के आधे के बराबर समतल दर्पण लाना होगा। जैसे अगर कोई 5 सेंटीमीटर की वस्तु है, तो उसको देखने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का दर्पण होना आवश्यक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि यदि व्यक्ति दर्पण की तरफ, यदि व्यक्ति समतल दर्पण, यानी यहां पे क्या लिख लेना, यहां पे लिख लेना समतल, यदि व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाता है, के वेग से जाता है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा, जब 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जाता है, तो पहला तो प्रश्न हो जाएगा कि प्रतिबिंब किस वेग से, किस वेग से आता है। तो जब हम किसी दर्पण की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जाएंगे, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो हमें दर्पण में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से ही आता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जिस वेग से हम जा रहे होंगे उसी वेग से प्रतिबिंब भी आ रहा होगा, परंतु महसूस प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ, किस वेग से आता हुआ प्रतीत होता है या महसूस होता है, प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, तो इसमें हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। समझिए, प्रतिबिंब तो 2 ही मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो अगर पूछे कि प्रतिबिंब किस वेग से आता है, तो प्रतिबिंब 2 मीटर पर सेकंड के वेग से आता है, परंतु हमें आता हुआ महसूस कितने वेग से होगा, तो हमें महसूस होगा कि वह 4 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है। जैसे आपकी ट्रेन इस दिशा में जा रही है, आपकी ट्रेन इस दिशा में जा रही है, दूसरी ट्रेन इस दिशा में जा रही है, इसका वेग 60 है, आपका वेग 40 है, तो हमको लगेगा कि हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और ये ट्रेन जो है 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही जो हम 2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से उसकी तरफ जा रहे हैं, हमको लगेगा कि हम तो स्थिर हैं, वही आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, 2 हमारी वाली चाल और 2 उस प्रतिबिंब वाली चाल, यानी 4 मीटर पर सेकंड से लगेगा हमको आते हुए। तो इसी में चीज लिख लीजिए कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई के, वस्तु की लंबाई के आधे, वस्तु की लंबाई के आधी लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए, लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, इसी में एक पॉइंट
कि अगर दो दर्पण इस तरीके से आमने सामने रखे जाएं, इस तरीके से दो दर्पण क्या है, दो दर्पण को अगर आमने सामने रख दिया जाए तो अब कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अगर कोई एक वस्तु बीच में रखी हुई है, वस्तु इस तरीके से, ये जो है एक वस्तु है, तो इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अगर दो दर्पण समांतर रूप में एक दूसरे की तरफ रखे गए हैं तो किसी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनेंगे अगर समांतर दर्पण रखे हों, समांतर दर्पण रखे हों, समांतर दर्पण रखे हों। अगर दर्पण समांतर रखे होंगे तो वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, तो वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है। अगर किसी कोण पर रखे हों, जैसे जैसे इसमें मान लीजिए कि समांतर ही रखे हैं, अगर इस तरीके से कोण पर रखे जाएं प्रतिबिंबों को, मतलब ऐसे क्या है, कोण पर रखे जाएं दर्पणों को, तब क्या होगा, जैसे जैसे दो दर्पण जो हैं, दो समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर क्या किए जाए, इस तरीके से रखे जाएं। अब किसी वस्तु को अगर बीच में लाया जाए तब कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे इस तरीके से दो दर्पण हैं, कितने दर्पण हैं, दो दर्पण हैं। अब ये जो बीच का कोण है 45 अंश का कोण है। अब यहां पे कोई वस्तु अगर रख दी जाए, कोई वस्तु रख दी जाए तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो होता है कि प्रतिबिंब की संख्या बराबर प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा और -1, यानी होता है 360 बटे 45 -1, तो हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 3। तो इसमें क्या होगा, इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे, 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगर मान लीजिए 90 अंश पर रखे जाएं तो 90 अंश पर जब रखे जाएंगे, अरे सॉरी यहाँ तो है 45 दूना 90 है, 80 बार जाएगा, सॉरी 80 बार, तो हो जाएगा कि 8 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर 90 अंश पर दो समतल दर्पणों को रखा जाए, अगर बीच में कोई वस्तु है तो उसके कितने बनेंगे, तो आप इसी से लगा सकते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, चालक की बगल में, तो उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम किस दर्पण की सहायता से किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं, किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं, तो यानी अभिसारी। अभिसारी कौन सा है, किसी एक बिंदु पर क्या करें, किरणों को केंद्रित कर लें, तो अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी दर्पण होता है। समतल दर्पण के द्वारा क्या वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो नहीं। तो अगला पॉइंट जो है लिख लेंगे। दर्पण के हमने प्रकार पढ़ लिए थे, अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, उपयोग भी पढ़ लिए थे। दर्पण के उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए थे। हाँ, लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस और अवतल लेंस, अपसारी लेंस, ये भी पढ़ लिया था। हाँ, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये भी पढ़ लिया। अगला था उत्तल लेंस का उपयोग। ये उत्तल लेंस का उपयोग हम किस में करते हैं, प्रकाशीय यंत्रों में, जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर। फोटो कैमरा यानी कैमरा में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, किसमें, कैमरा में। कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। फिल्म प्रोजेक्टर में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग गैलीलियो का जो दूरदर्शी है उसमें हम लोग अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, गैलीलियो के दूरदर्शी में। दूरदृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष में
जो उत्तल लेंस होता है वो उसमें होता है उत्तल लेंस दूर वाले में, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। धूप के चश्मे यानी लेंस से संबंधित कुछ जो हैं मुख्य बिंदु भी हैं। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? जो चश्मे धूप के होते हैं उनकी पावर कितनी होती है? तो जो धूप के चश्मे होते हैं उनकी पावर जो होती है शून्य डायोप्टर होती है। पानी में हवा का बुलबुला यानी पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी जो प्रकृति होती है अपसारी प्रकृति होती है, यानी अपसारी, अपसारी, अपसारी प्रकृति होती है। और अपसारी लेंस होता कौन सा है? अपसारी लेंस होता है अवतल लेंस, यानी अपसारी प्रकृति होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसकी फोकस दूरी अधिक होती है? अभिनेत्र की। अब देखिए जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसमें एक होती है अभिनेत्र की फोकस दूरी, एक होती है अभिदृश्य की फोकस दूरी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिनेत्र की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक होती है। किसकी होती है? अभिनेत्र की फोकस दूरी अधिक होती है। दूसरा क्या होता है? अभिदृश्य, अभिदृश्य होता है अभिदृश्य की फोकस दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, उल्टा व वस्तु से बड़ी होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, उल्टा और वस्तु से क्या होगा कि बड़ी होगी। अगला क्या है? खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। खगोलीय जो दूरबीन होती है उसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया है। किसने किया है? जेड जॉनसन ने किया है। किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। किसी तारे का रंग जो है उसके ताप को दर्शाता है। जैसे कि नीला रंग है तो लगता है कि नीला जो रंग है वो सर्वाधिक ताप को प्रदर्शित करता है, यानी सर्वाधिक ताप इसमें नीले रंग, सर्वाधिक ताप वाला जो रंग है वो है नीला, वाला रंग नीला। ठीक है, नीला रंग जो है सर्वाधिक ताप को प्रदर्शित करता है। ये याद रखना कि किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक ताप वाला रंग कौन सा होता है? नीला रंग होता है। रेटिना बना प्रतिबिंब। अब देखिए आंख की जो रेटिना होती है तो आंख की जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, परंतु हम उसको प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है परंतु हम उसको क्या करते हैं? सीधा समझते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक, परंतु हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको सीधा करके समझ लेता है। अगला है सेल। अब देखिए रेटिना में क्या होता है कि दो प्रकार की सिलें होती हैं या दो प्रकार के दंड होते हैं। सेल कहें या हम लोग उसको क्या कहें? दंड कहें। तो रेटिना में क्या होता है कि दो प्रकार की सेलें या दो प्रकार के दंड पाए जाते हैं। एक होती हैं शंक्वाकार सेलें, एक होती हैं दंडाकार सेलें। शंक्वाकार, शंक्वाकार और दंडाकार, दो प्रकार की सेलें जो हैं पाई जाती हैं। तो दंडवाकार जो सिलें होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। इसमें लिखेंगे कि प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही, की तीव्रता के लिए सुग्राही, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। और जो दंडाकार सिलें होती हैं वो
रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। दंडाकार सेलें रंग के लिए सुग्राही, रंगों के लिए सुग्राही, रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है। जैसे मुर्गे की आंख की जो रेटिना होती है उसमें दंडाकार सेलें बहुत कम होती हैं। अब मुर्गे की जो आंख है उसमें दंडाकार सेलें अगर कम होंगी, दंडाकार सेलें बहुत कम होती हैं। यही कारण है कि मुर्गा सूर्योदय होते ही जाग जाता है और सूर्यास्त होते ही वह सो जाता है। आगे है दृष्टि दोष। आगे क्या है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। ठीक है, तो दृष्टि दोष में पहला है दूर दृष्टि दोष और अगला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। एक है अबिंदुकता, अबिंदुकता और अगला है दृष्टि दोष में ही निकट हो गया, दूर हो गया। हाँ, वर्णांता, वर्णांता। वर्णांता और अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष जो है टाइप के हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट वाले दृष्टि दोष में, सॉरी दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई पड़ेंगी परंतु निकट की दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो अगले ही पॉइंट से लिखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में पहला पॉइंट है कि दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर वाले में दिखाई पड़ती हैं, निकट की दिखाई नहीं पड़ती। निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती। निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। इसमें होता क्या है कि जो प्रतिबिंब होता है, क्योंकि मनुष्य की आंखों में उत्तल लेंस होता है, यानी मनुष्य की आंखों में भी प्राकृतिक लेंस है। कौन सा प्राकृतिक लेंस है? तो उत्तल लेंस है। तो मनुष्य की आंखों में जो उत्तल लेंस है तो उसमें होता क्या है कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना पर्दे पर, तो वो जो प्रतिबिंब है वो पीछे बनता जाके रहे। कौन सा पढ़ रहे हैं? दूर वाला पढ़ रहे हैं। 25 सेंटीमीटर से दूर की दिखाई पड़ती है। 25 सेंटीमीटर से, ये इसको स्पष्ट दूरी कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। तो हमको अगर किताब पढ़ना होगा तो हम 25 सेंटीमीटर से दूर ही रखना पड़ेगा, तभी हमको दिखेगा, वैसे हमको नहीं दिखेगा। 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ती है। प्रतिबिंब जो है वो पीछे बनता जाके हैं।
प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल पर ना बन करके पीछे बनता है। प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पीछे बनता है। दृष्टि पटल से पीछे बनता है। और दूरदर्शन में देखिए ऊ की मात्रा लगी हुई है, ऊ की मात्रा, ऊ की, तो ऊ से ही उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल अपोजिट ही होता है इसके निकट दृष्टि दोष। निकट में क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई पड़ेंगी परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो हमें किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से नीचे पहले ही लाना पड़ेगा उनको देखने के लिए। निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर की नहीं दिखाई पड़ती, दूर की नहीं दिखाई पड़ती, दूर की नहीं दिखाई पड़ती। जैसे इस वाले में क्या था, 25 सेंटीमीटर से वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूर करना पड़ेगा, तो इसमें 25 सेंटीमीटर से पहले करना पड़ेगा। प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पहले बन जाता है। प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पहले बनता है, से पहले बनता है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दूर वाले में क्या था, दूर वाले में दा में बढ़ाऊ की मात्रा थी, तो उसमें उत्तल लेंस यानी ऊ की मात्रा, तो उत्तल लेंस, तो बचा क्या, अवतल लेंस बचा। तो इसमें जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस चश्मे में, चश्मे में, ठीक है, यानी चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु दिखती है स्पष्ट और ना तो दूर की वस्तु दिखती है स्पष्ट, तो उसमें होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु दिखती है स्पष्ट और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। तो इस दृष्टि दोष में जो चश्मा होता है उसमें द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष में ना पास की और ना ही दूर की वस्तु दिखती है, और ना ही दूर की वस्तु दिखती है, ना पास की और ना ही दूर की वस्तु दिखती है। द्विफोकसी, द्विफोकसी लेंस का उपयोग, लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। अगला है अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है कि ऊर्ध्व दिशा में वस्तु धुंधली दिखाई पड़ेगी और क्षैतिज दिशा में भी, मतलब सीधा हम देखें तब भी वस्तु हमको धुंधली दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल सीधा देखें क्षैतिज दिशा में देखें तो वस्तु धुंधली दिखाई पड़ेगी, और अगर सीधे ऊपर देखें उस दिशा में तब भी वस्तु हमें धुंधली ही दिखाई पड़ेगी। तो हमें तिरछा देखना पड़ता है, ऐसे किसी वस्तु को हमको तिरछा देखना पड़ता है। तो ये जो है कहते हैं इसको अबिंदुकता। यानी कर्णिया, कारण क्या होता है कि कर्णिया गोल नहीं होती है, उसकी वक्रता जो है वो कम हो जाती है।
तो अबिंदुकता, अगला लिख लीजिए अबिंदुकता। अबिंदुकता क्षैतिज व ऊर्ध्व, क्षैतिज व ऊर्ध्व दिशा में वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, स्पष्ट नहीं दिखती। ठीक है, क्षैतिज व ऊर्ध्व दिशा में वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। थोड़ा सा तिरछा देखना पड़ता है उस वस्तु में, कुछ लोग देखिए तिरछा से देखा करते हैं। कारण क्या होता है कि कर्णिया का पूर्णतः गोल ना होना। कारण क्या है? कर्णिया का पूर्णतः गोल ना होना, पूर्णतः गोल ना होना। क्या कारण इसका? कि पूर्ण जो कर्णिया है उसका पूर्णतः गोल ना होना। बेलनाकार लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग, बेलनाकार लेंस का उपयोग। ठीक है, अबिंदुकता में। अगला है वर्णनांता। अगला क्या है? अगला है पॉइंट वर्णनांता। तो वर्णनांता में क्या होता है कि वर्णनांता में रंग नहीं पहचान पाते हैं। महिलाओं में बहुत कम होता है वर्णनांता, पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। जैसे महिलाओं में तो फिर जैसे महिलाओं में तो 0.5% और पुरुषों में 4%, यानी पुरुषों में जो है अधिक पाया जाता है। ये जो जन्मजात होता है इसमें क्या होता है कि अगर माता पिता के रहा तो चांस रहता है कि आगे बच्चों में भी ये वर्णनांता हो। तो इसमें क्या है, शंक्वाकार सेलों की कमी होती है। हमने बताया था कि दो प्रकार की सेलें होती हैं, एक दंडाकार सेलें और एक शंक्वाकार सेलें। तो इसमें क्या होता है कि शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण, की कमी के कारण, शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण रंगों को ना पहचान पाना, रंगों को ना पहचान पाना, रंगों को ना पहचान पाना। रंगों को इसमें कोई व्यक्ति नहीं पहचान पाता है। यह दोष जो है आनुवांशिक है, यह दोष जन्मजात, जन्मजात व आनुवांशिक, व आनुवांशिक है, वह आनुवांशिक आनुवांशिक है। लाल हरे में भेद नहीं कर पाएगा, लाल हरे में भेद नहीं, नीले और पीले में, लाल व हरे में, ठीक है, नीले और पीले में विभेद नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाएगा, जन्मजात होता है। और यहां लिख लीजिए कि पुरुषों में 4% और महिलाओं में कम होता है, और महिलाओं में 0.5% होता है। सामान्य आंख की दृष्टि विस्तार सीमा कितनी है, यानी आंखों की जो स्पष्ट दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो कुछ तथ्य लिख लीजिए आप मोस्ट, जैसे स्पष्ट दूरी, स्पष्ट
दूरी सामान्य आंख की, सामान्य आंख की कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को देखें और हम उस वस्तु के सामने से अब चेहरा, जैसे किसी वस्तु को हमने देखा, ऐसे चेहरा हटा लिया, तो हमारी रेटिना पर इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बना रहता है कितने समय तक? 1/16 सेकंड तक। 1/16 सेकंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है, रेटिना पर बना रहता है, बना रहता है। अगला पॉइंट कोई है? लिख लीजिए भाई। हाँ, जो आंख की जो रेटिना है वो परंपरागत कैमरे के किस भाग की तुलना की जाती है? तो फिल्म, यानी कैमरे में जैसे आंख की रेटिना है, तो आंख की रेटिना और जो कैमरा है, तो आंख की रेटिना और कैमरे के कौन से भाग की तुलना की जाती है? तो जो काम आंख की रेटिना करती है वही काम कैमरे में फिल्म करती है। आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, परंतु मस्तिष्क इसे सीधा करके समझता है। फोटोग्राफी में फिल्म, फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का प्रयोग किया था? तो सिल्वर ब्रोमाइड का, ये लिख लीजिए पॉइंट। फोटोग्राफी फिल्म पर, फोटोग्राफी फिल्म पर, फिल्म पर किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। कैमरे में अभिदृश्यक लेंस में कौन सा लेंस होता है? तो कैमरे में अभिदृश्यक लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो इधर के लगभग जो है, एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? कवालूर में। एशिया की विशालतम परावर्तक दूरबीन कहाँ है? कवालूर। लीजिए इधर पॉइंट कहाँ है? कवालूर। एशिया की विशालतम परावर्तक दूरबीन कहाँ है? कवालूर में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।